A very healthy morning, all of you. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. How are you all? I hope you all are taking good care of yourself. So, class 5, today we are just going to continue the chapter number 16. And what is the name of our chapter? British Rule and Struggle for Freedom. Students, we already read about the why and when European came to India, how the British established their rule, revolt of 1857 and the rise of nationalism. So in today's class we are just study about formation of Indian National Congress and partition of Bengal, First World War. So beta, this is the revolt of 1857. This is also a picture, and who is the character? This is the Mangal Pandey. Mangal Pandey was the first sepoy to open refuse to use the cartridges. And this is the Bahadur Shah Zafar. Basically, beta, Bahadur Shah Zafar is declared as the last Mughal emperor. So, beta, these are the social reformers who basically involve in the rise of nationalism. These are the social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Sayyid Ahmad Khan, Dayanand Saraswati, Ishwar Chand Vidyasagar, and Swami Vivekanand ji. Okay, so now today's class we are just going to read about the formation of Indian National Congress. As you listen the word Congress, आपने आज भी सुना होगा ये word Indian National Congress. So in this chapter we are reading about कि कैसे Indian National Congress बनी, किसने बनाया, कैसे इसका आगे लाइफ चली, कैसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कितने लोग आगे बढ़े एंड क्या इनका एम रहा था. सो बेटा, मैनी एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडियन हैज स्टार्टेड ऑर्गेनाइज. उन्होंने क्या करा, बहुत सारे इंडियन पीपल्स ने मिलकर एक फ्रीडम फाइटर के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइज बनाया. बेसिकली दे हैव अ इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, एक एसोसिएशन बनाई. लाइक दादा भाई नौरोजी फॉर्म्ड द इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1867. दादा भाई नौरोजी ने क्या बनाया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में. एंड दैट सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फॉर्म द इंडियन नेशनल एसोसिएशन. टू पीपल सॉरी बेटा, टू पीपल हैव मेड डिफरेंट एसोसिएशन. दादा भाई नौरोजी ने कौन सी एसोसिएशन बनाई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1867. एंड अदर पार्ट सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैज़ फॉर्म द इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन 1876. सो बेटा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे जिसको हम मुंबई बोलते हैं, इन 1885. यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 1885 by an English army officer. His name is A.O. Hume. See beta, he is a Englishman or a retired officer, A.O. Hume. And कब बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, in 1885. इट वॉज द फर्स्ट नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. बेटा, अभी तक जो दो एसोसिएशन बनी थी ये छोटी छोटी एसोसिएशन थी, लेकिन अब जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पूरे नेशनल लेवल पे बनाई गई थी. वट इज़ द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या एम था. So the main aim of this party was to obtain a greater share for Indians in governance of country. Basically बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के पीछे ये था कि इंडियंस को गवर्नेंस में यानी कि सरकारी कामकाजों में काफ़ी योगदान मिले, यानी कि वो योगदान दे पाएँ, यहाँ पर उनको ग्रेटर शेयर मिले इंडियन गवर्नेंस में. एंड
WC बनर्जी वॉज इट्स फर्स्ट प्रेजिडेंट, यानी कि किसके फर्स्ट प्रेजिडेंट रहे वो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, उस समय तो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी। 1885 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई बाय द A.O. ह्यूम इन 1885, और बेसिकली इसका एम क्या था कि इंडियंस को ग्रेटर शेयर दिलवाना गवर्नेंस में। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी। सो द कांग्रेस हेल्ड मीटिंग्स एनुअली, एनुअली मीन्स साल में एक ही बार। ठीक है, कांग्रेस की मीटिंग होती थी एनुअली डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, लाइक कभी मुंबई में हो, कभी बॉम्बे में हो गई, कभी कोलकाता में हो गई। सो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स पे मीटिंग्स होती थी एंड बेसिकली द इम्पॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए जाते थे। ठीक है, कि हमारी कंट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंस इशू है एंड रिगार्डिंग द एंटी इंडियन पॉलिसीज, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिक्स, किस तरीके से पॉलिटिक्स करी जाएगी इंडियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, क्या क्या ब्रिटिशर्स को हम बोल सकते हैं कि इंडियंस के लिए वो ये सब चीज़ें करें। डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री, ठीक है, डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग। इन अ फ्यू ईयर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम अ वेरी पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी। आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। सो बेटा इस मीटिंग में डेलीगेट्स यानी कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषाओं के लोग आकर मिलते थे और ये मीटिंग में डिसाइड करते थे कि क्या क्या कंट्री के लिए, क्या क्या इंडियंस के लिए वो पॉलिसीज़ बना सकें। और कुछ ही समय बाद देखा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग बन गई। स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट मीन्स बटना, ठीक है, डिवाइड होना। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट कैसे हुई? अर्लियर द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज टू प्रेजेंट द गवर्नेंस ऑफ इंडियन बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द पेटिशंस। पेटिशंस क्या होता है बेटा? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट साइन बाय द मैनी पीपल टू डू और चेंज समथिंग। मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज थोड़ा सा इंग्लिश में समझने में डिफ़िकल्ट होगा। सो बेटा बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले क्या था, जितनी भी चीज़ें, जितने भी नए रूल्स होते थे तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि जितने भी ऐसे रूल जो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल नहीं हैं उस रूल्स को चेंज करना। और वो चेंज कैसे होंगे? एक पेटिशन होता है। पेटिशन मीन्स लिखा होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो जितने लोग उस पार्टी में होंगे वो सारे साइन कर देंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि वो सारे पेटिशन को साइन कर देंगे। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है कि आपको ये रूल्स चेंज करने हैं, ये आपको चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, और उस पर जितने भी लोग होंगे वो साइन कर देंगे, यानी कि उतने लोग वो चाहते हैं कि वो सब चीज़ें चेंज हो। हम कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए पेटिशन कर सकते हैं। लेटर अ ग्रुप ऑफ लीडर एमर्ज इन कांग्रेस हु वांटेड टू स्ट्रॉन्ग एक्शन। कुछ लोग कहते थे कि हम सॉफ्टली ब्रिटिशर से अपनी चीज़ें चेंज करवाएंगे। कुछ लोग बोलते थे पार्टी में कि नहीं, ब्रिटिशर्स मानेंगे नहीं, इनसे स्ट्रांगली एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इनको स्ट्रांगली समझाना पड़ेगा, ये प्यार से मानने वाले नहीं हैं। सो बेसिकली बेटा नाउ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 फैक्शंस। ठीक है, इन 2 फैक्शंस में ये डिवाइड हो गई। द फर्स्ट वन इज मॉडरेट एंड रेडिकल्स। मॉडरेट एंड रेडिकल्स, जिनको आपने अगर हिंदी में सुना होगा गरम दल और नरम दल। सो बेसिकली मॉडरेट्स क्या कहते थे? मॉडरेट फैक्शन हैज़ लीडर लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, भद्रेद्दुद्दीन तायब जी एंड MG रानाडे। दीज आर द मॉडरेट। मॉडरेट बेसिकली आप इसको बेटा समझेंगे कि मॉडरेट्स क्या कहते थे। मॉडरेट्स कहते थे कि हम ब्रिटिश गवर्नर से कोई भी रूल्स जो है वो चेंज करवाएंगे, लेकिन प्यार से। हमें टोटली फ्रीडम नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा काम करे और हमें अच्छे पोस्ट दे दे। गवर्नमेंट में यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारा ज़्यादा शेयर हो। ये सब चीज़ें
मॉडरेट कहते थे। मॉडरेट्स ये कहते थे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नरम, नरम मतलब अपनी बात हम करवाएंगे लेकिन सॉफ्टली तरीके से, ठीक है। हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे और हमें फुल फ्रीडम नहीं चाहिए, ठीक है। बस ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें हेल्प करती रहे, हमें सपोर्ट करती रहे, हमारे लिए इनफ है। बट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ रेडिकल फैक्शंस वर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल and Lala Lajpat Roy. Together, three of them were known as लाल बाल पाल। इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। तो दे आर थ्री टुगेदर दे आर थ्री देम known as लाल बाल पाल. Bal Gangadhar Tilak used the newspaper Kesari to make people aware of suffering of Indian under the British. ये था बेटा रेडिकल्स, यानी कि ये बिल्कुल था गरम दल। गरम दल मीन्स ये कहता था कि नहीं, अगर आप इतने प्यार से बात करेंगे ब्रिटिशर्स से तो ये आपको फ्रीडम नहीं देंगे। दे वॉन्ट फुल फ्रीडम। इनका कहना था कि अब हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से ही निकाल के दम मानेंगे और स्ट्रांगली एक्शन लेंगे। एंड आफ्टर दैट बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम रखा केसरी, ओके। और उसमें बेसिकली इंडियंस को अवेयर किया जाता था फ्रॉम देयर कि वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स के थ्रू एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। तिलक फॉर्मली सेड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वतंत्रता मेरा, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। बर्थ राइट मतलब द राइट दैट यू आर एंटाइटल्ड टू एट बर्थ, यानी कि वो अधिकार जो आपको पैदा होते ही मिलते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, उसके बारे में, राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आपको ये याद रखना है कि किसने ये लाइन कही थी। सो ये लाइन किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक, कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। सो दीज आर द रेडिकल्स, these are the radicals, and that one the गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नरोजी, WC बैनर्जी, दबरुद्दीन तायब जी, MG रानाडे, दीज आर द मॉडरेट, जो प्यार से अपनी बात को कहने पे विश्वास रखते थे, ठीक है। सो नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल, आपको पता है नाउ यू हैव टू लिसन दैट वेस्ट बंगाल हम बोलते हैं। सो उस टाइम पे बंगाल कोई वेस्ट बंगाल नहीं था, एक ही बंगाल था। सो बंगाल हैड बिकम द सेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जितनी भी फ्रीडम फाइट स्टार्ट हुई दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द बंगाल ओनली। सो बंगाल इज द मेन सेंटर और मेन हब ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। सो ब्रिटिश वॉन्टेड टू डिसयूनिट द पीपल ऑफ बंगाल। उन्होंने ब्रिटिश थिंकिंग दैट कि इंडियंस लोग तो डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो अब इन्हें कैसे इनके अंदर फूट डलवानी है, डिवाइड करना है लोगों को। सो उन्होंने कहा कि अब हम बंगाल को ही डिवाइड कर देते हैं। दे फॉलोड द पॉलिसी, जैसे आपको पता है कि कौन सी पॉलिसी यूज़ करते थे ब्रिटिशर्स? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। दे डिवाइडेड बंगाल इन 1905। आपको ये याद रखना है, बंगाल डिवाइड कब हुआ? 1905 में। एंड द रीज़न, इस पार्टीशन के पीछे क्या रीज़न था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ये बोला, बाय लॉर्ड कर्जन दे वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज ईजी टू एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि जो वाइसरॉय हैं इंडिया के, उन्हें ईजी रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन करना अगर हम बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इतने सारे पार्ट को हम ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे, इतना पॉपुलर, इतना बड़ा है, इतना पॉपुलस, यानी बहुत ज़्यादा जनता यहाँ रहती है, तो हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बट क्या था इसके पीछे? उनका इंटेंशन ये था कि लोगों के बीच में, बेसिकली द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश बिहाइंड द पार्टीशन दैट क्रिएटिंग डिसयूनिटी बिटवीन हिंदू एंड द
मुस्लिम। हिंदू एंड मुस्लिम को लड़ाई करवाने में बेसिकली उनका ही हाथ था, एंड जिससे कि हिंदू एंड मुस्लिम में लड़ाई हो जाए और आगे से आपस में बंगाल जो है वो स्ट्रांगली काम ना कर पाए। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी लोगों ने अब क्या करा, पीपल आर वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अब क्या करा कि लोगों से अगेंस्ट प्रोटेक्शन पेटिशन करना शुरू कर दिया, मार्च निकालनी शुरू कर दी। एंड नाउ दे आर अवॉइडिंग द ब्रिटिश गुड अंडर द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी इज द हिंदी वर्ड बेटा, जिसका मतलब होता है ऑफ वंस ऑन कंट्री, यानी कि अपनी कंट्री में ही बना हुआ। स्व मतलब खुद का और देशी मतलब देश का, यानी कि जो स्वयं के देश में बना हुआ है वो। और बॉयकॉट मीन्स टू रिफ्यूज़ टू बाय, यानी कि कोई चीज़ ना खरीदना, और जो चीज़ खरीदी हुई है बाय थिंग्स फ्रॉम द पर्टिकुलर कंपनी, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना। ठीक है, यानी कि जितनी भी चीज़ें लोग खरीद रहे थे उस समय पर बंगाल में, अब्रॉड से आई हुई, अलग अलग कंट्रीज से आई हुई, अब उन लोगों ने वो सब चीज़ें बॉयकॉट करनी शुरू कर दी। अब ना ही कोई ब्रिटिश का सामान खरीद रहा था, जो सामान खरीद रहे थे उन्होंने, जो सामान खरीद चुके थे उन्होंने घरों के बाहर उस सामान को रखकर उसमें फायर कर दिया, आग लगा दी। सो द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री ज्वाइन द मूवमेंट। फाइनली ब्रिटिश गेव इन एंड द बंगाल वॉज रीयूनाइटेड इन 1911। यानी कि ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उन्होंने दोबारा से 1905 में क्या किया था, बंगाल को डिवाइड कर दिया था, एंड 1911 में बंगाल को दोबारा रीयूनाइटेड कर दिया। दिस वॉज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियंस। ये इंडियंस के लिए बहुत ग्रेट अचीवमेंट था। द लास्ट पैराग्राफ इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बेटा आपको भी पता है अभी वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई, 1914 में, और एंड कब हुई, 1918 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेटा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914। बेटा वर्ल्ड वॉर मीन्स ऑल द कंट्रीज आर फाइटिंग, ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वॉर थी। मैनी इंडियन सोल्जर्स इन अ ब्रिटिश आर्मी, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स किस में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। लार्ज सप्लाईज ऑफ फूड, मनी, एल्यूमिनेशन मतलब सप्लाई ऑफ बुलेट, या बुलेट मीन्स क्या, गोलियां, were also supplied to British Army. It was believed that after the war, the British would bring reform in the Indian society and would work together, granting freedom to इंडिया। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ये देखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया और ये देखा कि अब वॉर में कुछ नहीं रखा, अब इंडिया को कैसे भी करके फ्रीडम, उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सोसाइटी क्या है, इंडियन सोसाइटी क्या है, कि अब तो ये भूल चुकी होगी कि इनको फ्रीडम चाहिए भी या नहीं चाहिए। हाउएवर इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग रिफॉर्म, द ब्रिटिश पास स्ट्रिक्ट एक्ट लाइक रॉलेट एक्ट इन 1919। यानी कि रॉलेट एक्ट था जिसे क्या कहा गया, काला कानून। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो रॉलेट एक्ट क्या था, जो कि 1919 में पास हुआ। अंडर दिस एक्ट any Indian could be imprisoned without the trial. Indians strongly protest against this act. यानी कि इस रूल के अंदर रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट में बेसिकली बेटा ये देखा गया कि अगर कोई पर्सन कोई मार्च करता हुआ दिखता है, यानी कि बिना उसे कहे, यानी बिना उसे ट्रायल के उसे जेल में बंद कर सकते हैं। ये था रॉलेट एक्ट 1919 में, जिसके अगेंस्ट सभी इंडियंस ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। एंड नाउ द इंडियन फ्रीडम फाइटर डिसाइड द वर्क टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। यानी कि आफ्टर दैट रॉलेट एक्ट सभी फ्रीडम फाइटर्स ने और ज़्यादा डिसाइड किया कि अब तो हमें फ्रीडम चाहिए ही चाहिए ब्रिटिश रूल से, अब हम किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। बेटा दिस
इज़ अ टाइम, अगर वो लोग हमारे कंट्री के लिए इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते या फाइट नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, तो आज भी इंडिया कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही स्लेव होता, गुलाम होता। बट जितने लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, हम उन्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कि वो उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और आज हम इंडिपेंडेंटली अपने घरों में बैठे हैं। सो इट्स अ बिग थैंक्स फॉर दैट दोज पर्सन्स जिन्होंने हमारी फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ को ख़त्म कर दी। ठीक है। So beta, this chapter is finished now. So this exercise A and B part you have to do in your notebook बेटा। ये A और B पार्ट आपको दोनों ही नोटबुक में करना है, बट आप ये क्वेश्चन नंबर 1 को टिक द करेक्ट आंसर्स में नहीं करेंगे, आप इसे वन वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे। यानी कि क्वेश्चन लिखा वास्को ड गामा वॉज अ पुर्तगूज, ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से करेंगे। ठीक है। एंड बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल एंड डू योर वर्क ऑन टाइम एंड कीप डूइंग सेफ, don't go outside without any reasons. And thank you so much for watching this video beta. It is very important to understand the whole chapter, you have to watch the video, full video. Got it beta? Thank you so much class.